नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि यूजीसी नेट का सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस किया था, खासकर पेपर 1 का। और हमने बोला था कि हम एक यूनिट डेली पढ़ेंगे। उसी संदर्भ में हम लोग आज प्रस्तुत हुए हैं और हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है। क्योंकि रिवीजन क्लास के तौर पर आपको ये लेना है। ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगी जो पहली बार देख रहे हैं, या फिर उनके लिए होगी जो सब कुछ पढ़ लिए हैं और रिवीजन के तौर पर। खासकर रिवीजन में करवाना चाहता हूँ। बहुत सारी चीजें मतलब डिटेल में छूटेंगे, लेकिन उससे आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। मैं ऐसी चीजों को कवर यहाँ पर करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आना ही, ठीक है ना। तो हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते हुए चालू करते हैं। तो पहला चैप्टर है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। अब इसमें आपको करना क्या है, आप एक नॉर्मल सी कॉपी ले सकते हैं, नोटबुक ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैक्स टू मैक्स 4 पेज का आपके पास कंटेंट मैं बनवाऊंगा हर एक यूनिट का, ठीक है ना। मतलब 4 से 24, मतलब 24-25 पेजों में आपको बहुत ही अच्छा रिवीजन के तौर पर आपका नोट्स बन जाएगा, ठीक। तो हम लोग शुरू करते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड को स्टार्ट करते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का आप सीधा तो मतलब समझ लीजिए कि हिंदी में क्या कहते हैं, शैक्षिक योग्यता। मतलब क्या करना है कि एक अगर आपके पास एक टीचर होगा, एक स्टूडेंट होगा, तो टीचर किस तरह से बच्चे को या फिर स्टूडेंट को समझा पाता है, वो उसकी स्किल जो है, ये एक टीचिंग एप्टीट्यूड है। उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये उसका एप्टीट्यूड है। और उसका जो पढ़ाने का तरीका है और बोलने का तरीका है, कैसा क्लास में बिहेव करना है, ये क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो अब इसमें एक सवाल आता है कि टीचर को कैसा होना चाहिए। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में ही हम लोग इसमें जानेंगे। तो एक टीचर को कैसा होना चाहिए आप सब लोगों को मालूम है, बहुत ही सिंपल इसमें लॉजिक है। बहुत ही सौम्य होना चाहिए, उसको स्किलफुल होना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, और स्टूडेंट के साथ बर्ताव बहुत बेहतरीन होना चाहिए, ऐसा टीचिंग एप्टीट्यूड में कहा गया है, ठीक है ना। उसके पास ये क्वालिटीज होना चाहिए, ठीक है। और अगर एक लाइन में परिभाषा की बात करें, तो क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या। तो आप लोग लिखिएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड एक प्लान्ड एक्टिविटी है जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में कराई जाती है। ये डिफिनेशन आपके लिए बेहतरीन होगी, ठीक है ना। और हम लोग बहुत सारा ये कह सकते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड एक मीडियम है जो शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में लाया जाता है, ठीक है ना। प्लान्ड एक्टिविटी है, ये एक मीडियम है, ये आप टीचिंग एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड में और सारी क्या आती है, जैसे एक टीचर होता है, कोई कोई टीचर होता है बहुत बोर फील करवाता है, कोई कोई टीचर होता है वो बहुत अच्छा फील करवाता है स्टूडेंट को। ये उसका एप्टीट्यूड है, वो ये उसकी योग्यताएं हैं, ठीक। तो मुझे ऐसा लग रहा हो आप इसका एक मोटा मोटा संदर्भ समझ गए होंगे है क्या। और टीचिंग एप्टीट्यूड मेनली किन किन चीजों से बना है। तो देखिए, हमारा क्या होता है, शरीर होता है। और हमारे शरीर में 3 तरह की बुद्धियां पाई जाती है, लगभग कहा जाए, जिसमें आप मतलब हेड है, हार्ट है, आपका हैंड है। मतलब इसमें आप देखेंगे इमोशन जो होता है हमारे दिमाग में, हमारे फिजिकली भी हम लोग वो होते हैं। और ये हार्ट मतलब हम लोग के भावना के रूप में, संवेग के रूप में सोचते भी हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड में मेनली 3 सब्जेक्ट का मेन इसमें समावेश होता है, जिसके माध्यम से टीचर एक पढ़ाता है, ठीक है। इसमें आपका दर्शन शास्त्र हो गया, मनोविज्ञान विज्ञान हो गया, और तीसरा समाज शास्त्र हो गया, ठीक है ना। तो टीचिंग एप्टीट्यूड आप हम लोगों ने क्या डिफिनेशन लिखा था कि प्लान एक्टिविटी है जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में कराई जाती है, और इससे हम टीचर को एक परखते हैं, ठीक ना। तो टीच प्लान एक्टिविटी है, ये आप ले लीजिएगा, ठीक है ना, नोट अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग इसमें ये तो टीचिंग एप्टीट्यूड, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। यहाँ पर हमने फिर दूसरा पॉइंट इसमें बात किया क्या, कि साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का मेन रोल होता है एक शिक्षक का निर्माण करने पर। अगर शिक्षक एक सामाजिक होगा, एक तार्किक होगा और एक दार्शनिक होगा, तो बेहतरीन शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है ना। बहुत लोगों ने कहा है, जैसे अरस्तु लोगों ने कहा है कि शिक्षक को नैतिक होना चाहिए। इसमें 2-3 चीजें हम और जोड़ देना चाहते हैं कि शिक्षक में क्या क्या और भाव होना चाहिए। तो आइडियलिज्म,
शिक्षक को आदर्शवादी होना चाहिए, ठीक है। शिक्षक को सोशलिज्म होना चाहिए, सोशलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है ना। नेचुरल, और आजकल योगा पद्धति चली है जो एक शिक्षक में समाहित होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, अब हम लोग टॉपिक पे आएंगे। तो टॉपिक में पहला टॉपिक है आपका, लिखते जाएंगे लेवल ऑफ टीचिंग। टीचिंग का लेवल क्या है, ठीक है ना। तो आप लोग कोई बोल रहे होंगे हाई लेवल है, लो लेवल है, ये नहीं है, ठीक है ना। तो टीचिंग के लेवल भी हम लोग 3 स्तर होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं। पहला लेवल होता है मेमोरी, दूसरा होता है आपके अंडरस्टैंडिंग, तीसरा लेवल आपका होता है रिफ्लेक्टिव, ठीक है ना। अब आपको ये 3 स्तर लिख लेना है। कैसे लिखना है, आप ऐसे ऐसे सीधा सीधा लिख सकते हैं, आड़ा आड़ा लिख सकते हैं। अब मैं जो बताऊंगा तो आप यहाँ पर नोट डाउन करते जाएंगे, क्योंकि हम ज्यादा लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो मेमोरी स्तर का मतलब ये होता है कि सबसे लोवेस्ट लेवल। लोवेस्ट लेवल मतलब कि आप जब छोटी कक्षाओं में रहते हैं तो मेमोरी स्तर का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। आपने देखा होगा वहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है जोर जोर से, कागज से कबूतर, खा से खरगोश, ये जैसी चीजें, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, जोर जोर से आवाज। कुल मिला के यहाँ पर रटाने का काम किया जाता है, अभ्यास कराने का काम किया जाता है, मतलब प्रैक्टिस होता है और रोट कराया जाता है। रोट मीन्स रटाया जाता है। ये यहाँ पर मेमोरी लेवल टीचिंग की बात होती है, ठीक है ना। और मेमोरी लेवल टीचिंग में देखिए आप एक क्या बोलते हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक ही कहे, शिक्षा वैज्ञानिक हर्बर्ट, हर्बर्ट का नाम आता है कहाँ पर, मेमोरी लेवल पर, ठीक है ना। ये आप याद रखिए, कभी एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि हर्बर्ट इसके मेन प्रवर्तक थे, किसके, मेमोरी लेवल टीचिंग के, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग अगर हम कहें तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर रटाने और अभ्यास कराने की बात की जाती है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग में आपको क्या कराया जाता है, अभ्यास कराया जाता है, और आपको सॉरी समझ के, मतलब एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है। जैसे आप थोड़ा सा हायर क्लास में जाएंगे तो आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, उसके बाद मेंसुरेशन पढ़ते हैं, फिगर का आपको नॉलेज दिया जाता है, सॉलिड इमेज दिखाए जाते हैं, शंकु दिखाए जाते हैं, बेलन दिखाए जाते हैं, और आज सारी चीजें दिखाई जाती है। जैसे ही क्लासेस बढ़ना शुरू होंगी तो क्या होगा, हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग चलने लगता है, ठीक है ना। तो ये आप समझ रहे होंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या कहलाती है। ये जब मोस्टली थोड़ा सा प्राइमरी लेवल से ऊपर अगर आप उठेंगे तो जैसे आप मिडिल क्लास में पहुंचेंगे वहां तक अंडरस्टैंडिंग लेवल शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने बता दिया, ठीक है ना। और अगर इसकी हम बात करें तो मारिसन, मारिसन महोदय इसके मेन प्रवक्ता हुए, जानकार हुए, उन्होंने अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग पे काम किया, ठीक है ना। इतना आप समझ रहे होंगे, मुझे लगता है कि ज्यादा दिक्कत हो नहीं रही होगी। रिफ्लेक्टिव लेवल की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्टिव लेवल में मेनली चिंतन का वो किया जाता है। चिंतन मतलब कि थिंकिंग पेपर पर, अब आपने कोई बालक है, वो एबीसीडी सीख लिया, उसके बाद वो आगे जाके नॉर्मल मैथमेटिक्स सीख लिया, साइंस सीख लिया, हिंदी सीख लिया, और समझ भी लिया, उसको विज्ञान समझ लिया, अपने आसपास की चीजों को वो निरीक्षण भी करने लगा। फिर आता है चिंतन का लेवल। चिंतन का लेवल वो मतलब फाइनल लेवल होता है। फाइनल मतलब एकदम टॉप कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो चिंतन का लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, और इसमें क्या कहता है बच्चा, जो कॉन्सेप्ट होता है उसको अपने डेली लाइफ में अप्लाई करता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग देखते हैं न्यूटन एनएलएम, न्यूटन का नियम सभी ने पढ़ा है, लेकिन जब बच्चा पढ़ लेता है और यहाँ पर समझ लेता है, फिर उसको अप्लाई करना सीखता है, और उसको जहां पे लग रही है उन चीजों को फॉलो करता है। जैसे एक बस पे कोई बालक है या फिर कोई नॉर्मल व्यक्ति है, वो जा रहा है और वहां पर ब्रेक लगाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वो आगे की तरफ झुकता है व्यक्ति। तो ये वहां पर उसको दिखता है और उसको चिंतन करता है, और वो अपने मित्रों को बताता है और अपने घर वालों को बताता है कि हमने न्यूटन के नियम का यहाँ पर पालन होते देखे हैं। क्रिकेट मैच में हमने देखा है, सेकंड ला लगता है वहां पे, और बहुत सारे फिजिक्स के तैरता है, तो जब वो वहां पर भी फिजिक्स का जो नियम लगता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसको वो सब समझता है और देखता है
और अपने जीवन में अप्लाई होता देखता है, तो रिफ्लेक्टिव लेवल टॉप हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतनी बातें समझ में आ गई, आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कोट करते रहिए, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं मेन दूसरा जो टॉपिक है, तो दूसरा टॉपिक है टीचिंग के उद्देश्य, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, इसमें हम लोग मेनली देखेंगे कि टीचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो ये हम नहीं देखेंगे कि टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होना स्टूडेंट को पढ़ाना या फिर उसके स्टूडेंट का डेवलप करना, ये सारी चीजें हैं, आप ये लोग समझते हैं। लेकिन इसमें जो एग्जामिनेशन पॉइंट आपसे इम्पोर्टेंट है, तो एक एक व्यक्ति है ब्लूम, ब्लूम हुए, तो ब्लूम ने क्या किया, ब्लूम टेक्सोनॉमी दिया। टेक्सोनॉमी दैट मीन्स ब्लूम, हम लोग ब्लूम टेक्सोनॉमी समझेंगे, ठीक ना। टेक्सोनॉमी का मतलब ही होता है वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन होता है। तो ब्लूम ने क्लासिफाई किया कि टीचिंग का हमारा क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है ना। और उन्होंने किस तरह से क्लासिफाई किया, तो 3 तरीकों से क्लासिफाई किया। तो पहला स्टेज है उनका कॉग्निशन, कॉग्निशन डोमेन पर, दैट मीन्स ज्ञान के डोमेन पर उन्होंने किया। और दूसरा उन्होंने किया साइकोमोटर, साइकोमोटर डोमेन में किया। और तीसरा किया अफेक्टिव डोमेन, ठीक है ना। हिंदी में अगर कहें तो कॉग्निशन डोमेन को हम लोग संज्ञानात्मक डोमेन कहेंगे, और साइकोमोटर को क्रियात्मक कहेंगे, और अफेक्टिव डोमेन को हम लोग भावात्मक पक्ष कहेंगे। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी बेंजामिन ब्लूम ने दिया। बेंजामिन ब्लूम कौन है, तो एजुकेशनल मतलब वैज्ञानिक है, शैक्षिक एक वैज्ञानिक है, जिन्होंने टेक्सोनॉमी दिया कि क्या उद्देश्य होने चाहिए, और उन्होंने 3 पक्षों में दिया है, ठीक है ना। अब हम लोग इसको समझेंगे। यहाँ का मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया, और नहीं किया होगा या फिर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप, ठीक ना। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ब्लूम टेक्सोनॉमी को। ब्लूम टेक्सोनॉमी को समझने के लिए हम लोग तीनों पक्षों को समझेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख दिया है कॉग्निशन डोमेन को हम सबसे पहले समझने वाले हैं। तो कॉग्निशन डोमेन को समझने के लिए हम लोग ये चार्ट बनाएंगे, और इन चार्ट में हम लोग तीनों को समझेंगे, ठीक ना। अब सबसे पहले कॉग्निशन डोमेन मतलब संज्ञान के स्तर, मतलब अगर ये कहा जाए तो ब्लूम ने 3H, ब्लूम ने क्या किया, 3H कॉन्सेप्ट का यूज किया। 3H में पहला, ये कभी एग्जाम में आ सकता है, 3H मतलब क्या है, एक होता है आपका हार्ट, दूसरा होता है आपका हेड, तीसरा आपका होता है हेड। ये समझ रहे हैं आप। तो हमने जैसे कॉग्निशन डोमेन की बात की, पहले डोमेन की, उसमें आपका आएगा हेड। हेड मतलब जितनी भी चीजें उसके दिमाग से सोची जाती है, ब्रेन से सोची जाती हैं, वो है आपका हेड से संबंधित, और हेड से संबंधित है आपका कॉग्निशन डोमेन, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं हैंड मतलब साइकोमोटर, जितनी क्रियात्मक फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे वो हमारा क्या है, हैंड से संबंधित। और हार्ट मतलब एक अफेक्टिव या फिर भावात्मक डोमेन, या फिर भावात्मक क्रिया जो पक्ष होता है उसके तहत देखा जाता है। तो हम लोग हेड की बात करते हैं, हेड में कॉग्निशन डोमेन की पहली बात करते हैं। इनको इन्होंने 5 स्टेप में समझाया कि ये चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर बात होती है, पहला स्टेप होता है नॉलेज। नॉलेज होगा पहला स्टेप, यानी पर ज्ञान, ठीक है ना। अगर इनसे सब रिलेटेड संबंधित इनसे अगर कुछ टर्म आए, जैसे रिमेम्बरिंग, रिमेम्बरिंग की प्रोसेस होती है यहाँ पर। नॉलेज होगा तो याद किया जाएगा, रिमेम्बर किया जाएगा, ठीक है ना। फिर दूसरा यहाँ पर प्रोसेस आता है कंप्रहेंशन। कंप्रहेंशन, इसको आप अच्छे से नोट करिए, एग्जाम में आता है। कंप्रहेंशन मतलब बोध कहे, यहाँ पर क्या कहेंगे, ज्ञान कहेंगे, ठीक है ना। दूसरा स्टेप है कंप्रहेंशन। कंप्रहेंशन मतलब बोध, किसी भी चीज को समझना या फिर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। कंप्रहेंशन को एक और शब्द अगर कहें, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, समझ के स्तर की बात की जाती है, ठीक है ना। तीसरा आपका यहाँ पर जब आप समझ लेंगे किसी, देखिए आपको नॉर्मल सी बात है, किसी चीज का आपको ज्ञान हो गया, उसको आपने क्या कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, मतलब कंप्रहेंसिव कर लिया।
उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे उस ज्ञान का। तो तीसरा लेवल कौन सा है, अप्लाइंग या फिर एप्लीकेशन, ठीक है ना, हिंदी में आप समझ लेंगे प्रयोग। फिर एप्लीकेशन जब हो जाएगा तो उसको आप क्या करेंगे, आप एनालिसिस करेंगे ना कि भाई हम जो अप्लाई कर रहे हैं क्या सही है कि नहीं है, जितना हम कर रहे हैं वो गलत तो नहीं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन, एनालाइज, एनालिसिस, ये है, ठीक है ना। चौथा स्तर आपको क्या है, एनालिसिस का, ठीक है ना। एनालिसिस मतलब विश्लेषण का स्तर, ठीक। फिर लास्ट आपका आता है इवाल्युएशन। ये इन्होंने क्या किया, कॉग्निशन डोमेन मतलब संज्ञानात्मक पक्ष में इन्होंने ये सब, ये 5 इनके चरण दिए, आप समझ गए होंगे। एक बार देखिएगा फिर से और इनको याद करने की कोशिश करिए स्टेप बाय स्टेप, बहुत आसान है, याद हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि इसको लोग बहुत हेडेक लेते हैं कि ब्लूम टेक्सोनॉमी, तो यहाँ पर ये आसान चीजें हैं, ठीक। तो उसके बाद ये डोमेन, कॉग्निशन डोमेन कंप्लीट होता है। उसके बाद इन शब्दों का मीनिंग अब अगर आप गूगल में भी करेंगे ना, इनको मीनिंग समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद साइकोमीटर, साइकोमोटर, साइकोमोटर में आता है, ये आपका ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे नंबर साइकोमोटर। साइकोमोटर में भी चरणों का है कि किस तरह से, मतलब साइकोमीटर मतलब क्रियात्मक, क्रियात्मक मतलब फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटीज मतलब दैट हैंड, हैंड मतलब अब किस तरह से उद्देश्य, हम लोग उद्देश्य टीचिंग के पढ़ रहे हैं, ब्लूम टेक्सोनॉमी में उन्होंने वर्णन किया कि किस तरह से फिजिकली वो सीखता है कोई इंसान। तो फिजिकली सीखने में सबसे पहला है स्टेप है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है कि कोई चीज देख देख के सीखना, किसी का नकल करना, कुल मिला के कहा जाए इसको उद्दीपन भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना, उद्दीपन। अब जो शब्द मैं बोल रहा हूँ ना, जिस शब्द के लिए वहां पर एक लाइन आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने बोला इमिटेशन मतलब देख देख के सीखना। और जब देख देख के वो सीखेगा कोई व्यक्ति, फिर उसके बाद अगला चरण क्या आ गया, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब वो उसको मैनिपुलेट करेगा, अपने हिसाब से वो उसमें सोचेगा, ठीक है ना। मान लीजिए कोई चीज सीख लिया, कोई व्यक्ति क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट उनने सीख लिया कि हमको ये शॉट खेलना है, बट ऐसा थोड़ी ना कि वो वही खेलता रहेगा, वो अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करेगा, अपना स्टाइल भी उसमें ऐड करेगा, ये होता है मैनिपुलेशन, ठीक है ना। फिर तीसरा है आपका प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब आप ये समझिए, जब वो क्या कर लिया हम लोग ने, इमिटेट कर लिया, मैनिपुलेशन कर लिया और प्रिसीजन कर लिया, फिर उसके बाद वो क्या करेगा कि उसमें और एक्स्ट्रा जोड़ दिया। फिर एक्स्ट्रा जोड़ने के बाद वो अपने आप को देखेगा कि हम भाई ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर और ठीक कर रहे हैं दैट मीन्स प्रिसीजन मतलब वो शुद्धता से कितनी एक्यूरेसी के साथ कर पा रहे हैं उस चीज को, उस चीज का अपने आप को वो एनालिसिस करेगा, ठीक है ना। तो इसको हिंदी में अगर कहे जाए परिशुद्धता, मतलब अपने आप को प्रिसाइज करेगा, ठीक है ना। फिर तीसरा आएगा, लास्ट इसमें चल रहा है नेचुरलाइजेशन, सॉरी सॉरी, इमिटेशन हो गया, मैनिपुलेशन हो गया, प्रिसीजन हो गया, उसके बाद होता है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन और लास्ट में इसमें है नेचुरलाइजेशन, ठीक ना। ये आपका है, इसको अगर ऐसे ही बनाए, यहाँ पर भी एक खंडा ज्यादा बन गया है, इसको ऐसे ही कर दो, ठीक ना। नेचुरलाइजेशन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। आर्टिकुलेशन को हिंदी में तो पता नहीं है, समायोजन करना, मतलब समायोजन दैट मीन्स कि सबको एकत्रित करना और अपने ज्ञान को वहां पर इकट्ठा करेगा और हर जगह वो अप्लाई करेगा। नेचुरलाइजेशन मतलब धीरे धीरे उसकी वो प्रैक्टिस में आ जाएगा। यहाँ पर आप हम लोग ऐसे नॉर्मली समझ रहे हैं, पर आप टीचिंग के उद्देश्य के हिसाब से आप समझते रहेंगे। एक टीचर है, किसी की नकल करेगा पहले, फिर मैनिपुलेट करेगा, फिर प्रिसीजन करेगा, शुद्धता अपनी देखेगा, आर्टिकुलेशन मतलब समायोजन करेगा, फिर लास्ट में उसके नेचुरल आ जाएगा, ठीक है ना। इतना तो ये तो रहे
किस कौन सी डोमेन की बात, साइकोमोटर डोमेन, ठीक है ना। अब तीसरे डोमेन की अगर बात करो तो अफेक्टिव डोमेन की अगर हम बात करें, अफेक्टिव मतलब भावनात्मक पक्ष की बात करें, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी बहुत सारे स्टेप होते हैं। इसमें सबसे पहले स्टेप की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला स्टेप होता है अनुकरण करने का। अनुकरण मतलब अनुकरण मतलब ऑब्जर्वेशन होता है, रिसीविंग रिसीविंग रिस्पॉन्स। इसमें क्या होगा, अनुकरण, अनुग्रहण होता है, सॉरी सॉरी अनुग्रहण, अनुकरण नहीं, अनुकरण तो इमिटेशन हो गया। तो अनुग्रहण होता है, रिसीविंग रिस्पॉन्स होता है भावनात्मक पक्ष में, ठीक। फिर उसके बाद इसमें जो अगला स्टेप होता है, तो रिसीविंग के बाद क्या करेगा, वो धीरे धीरे उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। जब रिस्पॉन्ड करेगा मतलब प्रतिक्रिया देगा, रिस्पॉन्ड करेगा। रिस्पॉन्ड देने के बाद क्या होता है, यहाँ पर इमिटेशन, मैनिपुलेशन, रिसीविंग, रिस्पॉन्ड। फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो उसकी वैल्यू करेगा, वैल्यूइंग करने लगेगा, वैल्यूइंग करेगा। ये देखिए, आप सब देखेंगे, ये भावनात्मक मतलब इमोशन से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं। फिर इसमें ऑर्गेनाइजेशन होगा। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि वो व्यवस्थापन करने लगे, व्यवस्था करने लगा, जो भी है उसका ज्ञान है, जो भी उसका टेक्निक है, उसको एकदम सही मायने पर वो रखने लगेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद लास्ट में आपका वो क्या करेगा, अम, अपने चरित्र पे वो डालेगा। चरित्र पे लाद लेना मतलब रिसीविंग, रिस्पॉन्ड, वैल्यूइंग, हाँ, कैरेक्टराइजेशन, एडॉप्ट, मतलब वो धीरे धीरे इन चीजों को अपने चरित्र में लाग लेगा। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी थोड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ पर सारी टर्म को याद करना पड़ता है, लेकिन हमने देखा है जल्दी जल्दी और बहुत आराम से देखा है कि क्या क्या चीजें होती है। आप टर्म याद कर लीजिएगा, वहां से आपको चीजें सरल हो जाएंगी। हिंदी में थोड़ा और कठिन होता है, इसलिए इंग्लिश में मैं ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी का मतलब समझ रहे हैं, बेंजामिन ब्लूम ने किया था। उन्होंने टीचिंग का उद्देश्य बताया था और तीन भाव में उन्होंने बताया, कोग्निशन डोमेन में, साइकोमोटर में और अफेक्टिव डोमेन में। उन्होंने बताया ये हमने चीजें हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। 1 मिनट में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है, ये हुआ ब्लूम टेक्सोनॉमी। अब हम लोग ब्लूम टेक्सोनॉमी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे कि अब हम धीरे धीरे टीचिंग का उद्देश्य हम लोगों ने लगभग पढ़ लिया। कोई ब्लूम टेक्सोनॉमी कई बार एग्जामिनेशन में आता है, और एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल आते हैं कि पूछ लेगा कॉग्निशन डोमेन में निम्नलिखित में कौन सा स्टेप नहीं है, ठीक है ना। तो आप सब लोग को मालूम रहेगा कि ये स्टेप होता है, फिर उसके बाद आप लोग दे पाएंगे जवाब। अब तीसरा एक टॉपिक दिया हुआ है कि फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। ये आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ, मतलब टीचिंग में कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो आपको अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करने हैं। तो हम लोगों सब लोग को मालूम है, टीचिंग में टीचर में एक पढ़ाने और पढ़ने में होता क्या है, एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, एक स्कूल होता है। स्कूल अगर हम कहें तो इन्वायरमेंट। अब यहाँ पर आप समझिए, ठीक है ना। 3 पॉइंट अब बना लीजिए। टीचिंग फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, पहला टीचर, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा इन्वायरमेंट। अब यहाँ पर समझिए कैसे। टीचर अगर आपके लेस स्किल है, इतना नहीं आता है, तो समस्याएं होगी, बच्चे को समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। उसको नॉलेज कम है, नॉलेज लेस, ठीक है ना। या फिर कम्युनिकेशन स्किल उसका बढ़िया नहीं है, तो भी यहाँ पर प्रभावित होगा उसका टीचिंग, क्योंकि वो अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन उसका अच्छा नहीं है। नॉलेज अगर अच्छा नहीं है फिर भी नहीं कर पाएगा। लेस स्किल है, उसको अच्छे से नहीं आता है, तो भी दिक्कत है। अब स्टूडेंट कैसे प्रभावित करेगा टीचिंग को, स्टूडेंट कैसे प्रभावित करेगा, इसमें सबसे पहला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की बात होती है कि अगर स्टूडेंट को इंटरेस्ट नहीं है
कम इंटरेस्ट है तो वो प्रभावित होगा पढ़ाई, उसका मन नहीं रहेगा वो पढ़ेगा नहीं। दूसरा, लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन लैक मतलब उसके अंदर कोई वही नहीं, जज्बा ही नहीं, हमको कुछ करना ही नहीं, हम जितने हैं उतने में ही। तो ये स्टूडेंट के जीवन में, ठीक है ना। उसका माइंड भी अगर हम बात करें, मेंटल स्टेटस, मेंटल स्टेटस अगर बच्चे का कमजोर है, कमजोर यूं क्या कहे, कम प्रैक्टिस किया है, कोई व्यक्ति कमजोर नहीं होता है। ये चीज आप हमेशा जीवन में नोट करिए, कोई भी व्यक्ति मेंटली रूप से कमजोर हो ही नहीं सकता। केवल और केवल अंतर इस बात का होता है कि वो व्यक्ति अभ्यास नहीं किया होता है, प्रैक्टिस नहीं किया होता है। बाकी आप देखिए, कोई भी व्यक्ति जो टीचर बनता है ना, कभी क्या वो अपना कोई एग्जामिनेशन नहीं निकाल पाता, क्यों? उसका रीजन है कि उसने उस टाइम अभ्यास नहीं किया, कि बाद में वो टीचिंग भी कर रहा है, कितने लोगों को पढ़ा रहा है, तो तब अभ्यास शुरू किया ना। तो यहाँ पर मेंटल स्टेटस ये, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, आप बाकी और सारी चीजें आप समझ सकते हैं। इन्वायरमेंट का मतलब ये हम समझ सकते हैं कि जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या इन्वायरमेंट होता है। सबसे पहला तो क्लासरूम। अब क्लासरूम कैसी होनी चाहिए? एक स्कूल में बेहतरीन क्लासरूम होने चाहिए, ये नहीं कि वहाँ पर टेबल बिखरा पड़ा है, डस्टबिन वहां पर पड़ी है, लाइट जल ही नहीं है, ब्लैक बोर्ड है, खुदरा हुआ है। क्लासरूम में क्या होता है? ब्लैक बोर्ड हो गया, आजकल डिजिटल बोर्ड हो गया, ठीक है ना। और क्या हो, बेंच हो गए, स्कूल बिल्डिंग हो गई। तो ये सारी चीजें क्या है? इन्वायरमेंट है। अच्छा तो पानी होना चाहिए, अच्छा वहाँ पर माहौल होना चाहिए, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन अच्छा होना चाहिए, दैट मीन ये सब इन्वायरमेंट में। तो अगर अच्छा रहेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो खराब रहेगा तो माहौल टीचिंग को प्रभावित करेगा। तो आपने ये एक पॉइंट आपने पढ़ लिया। यहाँ से सिंपल क्वेश्चन इसी तरह आते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से एनवायरनमेंट वाले पोर्शन में कौन से चीजें आएंगी, तो ये बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। हमारा उद्देश्य है कि रिवीजन के साथ हम लोग थोड़ा सा समझ डेवलप करेंगे, ठीक। फिर इसके बाद अगला टॉपिक आता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये मैं जितने भी टॉपिक कवर करा रहा हूँ सब आए हुए एग्जामिनेशन में है, और आप जब पढ़ने के बाद आपको एक स्टेज तक पहुंचेंगे ना कि भाई हाँ सही बात, हमने जितना पढ़ा है वो सब एग्जामिनेशन में आता है और आया हुआ है, और आने के चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। फिर इसको आपने नोट कर लिया ना। फिर आता है टीचर ओरिएंटेड लर्निंग और स्टूडेंट ओरिएंटेड लर्निंग, या फिर टीचर सेंटर लर्निंग और स्टूडेंट टीचर लर्निंग। तो हम लोग इसको टीचर सेंटर लर्निंग, ठीक है ना, एक ये कर लेंगे और इधर कर लेंगे स्टूडेंट सेंटर लर्निंग। अब इसको हम दोनों को समझ लेंगे, और वहां पर कोई अगर डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आए तो आप लोग डिफ्रेंशिएट करवाएंगे कि क्या होता है टीचर सेंटर में और क्या होता है लर्नर सेंटर। तो अब ये हुआ टीचर, यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज चलेंगी किसको बीच में रखा जाएगा? यहाँ पर टीचर को बीच में रखा जाएगा। और इधर जितनी भी एक्टिविटीज चलेंगी उधर किसकी भावनाओं का, किसकी इच्छाओं का ध्यान रखा जाएगा? स्टूडेंट, ठीक है ना। आपके हिसाब से किसका ध्यान रखना जरूरी, टीचर का या फिर स्टूडेंट का? आप कमेंट करिए, ठीक है ना। टीचर, और क्यों टीचर सेंटर्ड होना चाहिए और या फिर स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए एजुकेशन, ये आप कमेंट में हमको कर सकते हैं और अपना अपना राय दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पहला हमने पॉइंट ये बात किया कि इसमें टीचर सेंटर में टीचर क्या होता है? टीचर का रोल एक्टिव टीचर होता है। एक्टिव टीचर मतलब पहला पॉइंट ये है कि टीचर सेंटर लर्निंग में इसको हम टीसीएल बोलेंगे, इसको एचसीएल बोलेंगे। इसमें टीचर जो होता है एक्टिव रहता है। टीचर एक्टिव मतलब केवल वो पढ़ाएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट से हमको ज्यादा मतलब नहीं रहता है, केवल टीचर एक्टिव रहेगा और वो जो कहेगा वो करना पड़ेगा। टीचर एक्टिव रहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें क्या आएगा? स्टूडेंट क्या हो जाता है? पैसिव हो जाता है। समझ रहे हैं ना आप? एक्टिव कौन है? टीचर, उसकी सुनी जाएगी, वो जो पढ़ा के चला जाएगा वो चला जाएगा। पैसिव मतलब सुनने वाला कौन है? स्टूडेंट है।
सेम आप इधर कर लीजिए, एक्टिव स्टूडेंट हो गया। अभी हम टीसीएल की बात कर लेते हैं पहले, फिर उधर हम लोग पॉइंट बात कर लेंगे, आप लोग को समझ में आता जाएगा, ठीक है ना, अपने आप पॉइंट बनाएंगे। लेकिन आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए, स्टूडेंट इसमें पैसिव रोल अदा करेगा, मतलब सुनने का काम। तीसरा इसमें पॉइंट ये होगा, टीचर जो होगा वो क्या करेगा, लेस फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी टीचिंग, टीचर और स्टूडेंट के बीच लेस फ्लेक्सिबिलिटी। लेस फ्लेक्सिबिलिटी दैट मीन्स ये होता है कि फ्रेंडली नेचर नहीं रहेगा। एक स्टूडेंट है, एक टीचर है, तो बार बार वो सवाल नहीं पूछ पाएगा। कुछ अगर टीचर ने पढ़ा दिया तो स्टूडेंट चुपचाप उसको सुनता जाएगा, उसको लिख लेगा तो लिख लेगा, बोलेगा कुछ नहीं। फ्रेंडली नेचर बिल्कुल नहीं रहता। चौथा पॉइंट अगर हम बात करें तो टीसीएल में क्या होता है कि जो टीचर होता है तो वो क्या करेगा, एक्टिविटीज होती हैं क्लासेस में, हम लोग देखते हैं ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं और बहुत सारे ऐसे नॉर्मल गेम करवाते रहते टीचर, लेकिन इसमें करवाएगा कि नहीं करवाएगा, आप ये बताइए। नहीं करवाएगा। नो ग्रुप एक्टिविटी, ये आप समझिए। नो ग्रुप एक्टिविटी, कोई काम नहीं होगा। ग्रुप क्या से होगा, ग्रुप जब स्टूडेंट से कोई मतलब ही नहीं है टीचर को, तो एक्टिविटी हो पाना संभव ही नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन आप बताइए, वन वे होगा, टू वे होगा? वन वे होगा। वन वे कम्युनिकेशन चलता है किसमें, एक्टिव टीचर में, लर्निंग में। केवल और केवल मास्टर बोलता है और सुनने वाला हो तो सुनता है, जिसको नहीं सुनना है तो नहीं सुनते, ठीक है ना। अब आप ये, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि टीचर सेंटर लर्निंग में क्या होता है। और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि नहीं, एग्जाम्पल आप दीजिए। क्या एक जो स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में मैडम होते हैं जो आंगनबाड़ी पढ़ाती है, क्या वो टीसीएल में आएगा? आपका जवाब होगा नहीं। क्या एक वो गेम टीचर होगा जो बच्चों के साथ खेलता है? नहीं। क्या एक लेक्चरर होगा कॉलेज का? हाँ सर, हो सकता है। तो एग्जाम्पल में देखिए, लेक्चरर आपने देखा होगा हायर क्लासेस में क्या होता है, एक मास्टर आता है, चश्मा लगा के आराम से लिखता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा देते हैं, अब कोई स्टूडेंट से ज्यादा बात नहीं होती, अपने चले जाते। लेक्चरर हो गए। और सॉरी, और इसमें अगर बात करें जैसे पीपीटी, पीपीटी आजकल बहुत चला है। अब डिजिटल बोर्ड में वो देखते होंगे ना, बस आए मास्टर और उसको एकदम से लाइनिंग लाइनिंग किए, पढ़ा के चले गए, किसी को समझ में आया नहीं आया। पीपीटी हो गए, ये सब किसका फॉर्म, टीचर, टीचर सेंटर लर्निंग का। मैं इसमें थोड़ा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा, ये इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा कि आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। टीचर सेंटर, लेक्चरर हो गए, प्रोफेसर हो गए, ये सब इसमें आते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख लेते हैं। फिर इसके बाद आता है स्टूडेंट सेंटर लर्निंग। इसका सेम अपोजिट, इसमें पैसिव रोल किसका होता है, टीचर का होता है। एक्टिव रोल किसका होता है, स्टूडेंट का होता है। मतलब लर्नर जो है वो बहुत एक्टिव रहेगा और उससे उससे ही पूछ के चीजें की जाएंगी कि भाई तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं। बोलेगा हाँ नहीं समझ में आ रहा है गुरुजी, फिर से बताइए, फिर से बताया जाए। और इसमें क्या किया जाएगा, मॉडर्न मॉडर्न टेक्निक का यूज किया जाएगा पढ़ाने का। जैसे क्या क्या होता है, प्रोजेक्टर, वीडियोज, डिजिटल बोर्ड, इंटरनेट, इन सब चीजों का यूज किया जाएगा। इसमें स्टूडेंट सेंटर, इसमें मेन उद्देश्य हमारा ये होता है कि स्टूडेंट को सीखना है ही और सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आता है इसमें, हमने लेस फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें हाई होती है। हाई क्यों होगी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच अच्छा फ्रेंडली नेचर रहता है, अच्छा व्यवहार रहता है। ग्रुप एक्टिविटीज जीए इसमें होता है, हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि वो स्टूडेंट लर्नर सेंटर है, ठीक है ना। इसमें स्टूडेंट सेंटर्ड या फिर लर्नर सेंटर आप कह लीजिए, ठीक है ना, ये लर्नर सेंटर लर्निंग, ठीक। वन वे कम्युनिकेशन नहीं, मल्टी कम्युनिकेशन, मल्टी वे कम्युनिकेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर स्कूल,
स्कूल टीचर, आंगनबाड़ी, ठीक है ना, बाल बाटिका, लोअर क्लास स्कूल में ये सारी चीजें होती हैं। और कैसे पढ़ाई उनको किया जाता है, वीडियो दिखाया जाता है, उनको गेम खिलाया जाता है, ये सब लर्नर सेंटर। तो हम लोगों ने ये बहुत अच्छे समझ लिया और आप लोगों को एक समझ आ गया। अब जैसे एग्जामिनेशन में सवाल आएगा आप लोग अपने हिसाब से बना लेंगे, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, अब क्या आता है, अब हम लोग बात ये करेंगे कि कुछ पोर्टल है जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से ऐसी जगह पर मतलब उसको ज्ञान को पहुंचाया जा रहा है जहाँ रिमोट एरिया है और दबे दबे क्या कहें, मतलब पिछड़े लोग हैं, जिनके पास संसाधन की कमी है, ठीक है ना। तो हम लोग अब बात करेंगे किसकी, टॉपिक है, अब लोग सिलेबस अगर देखे होंगे हमने डिस्कस भी किया है, एक पोर्टल आता है स्वयं। स्वयं पोर्टल के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं, स्वयं हम लोग पढ़ेंगे, स्वयं प्रभा, और तीसरा एक पढ़ेंगे मूक। ठीक, आप लोग ऐसे ही इसको डाल लीजिए और आप हेडिंग बना के इसको लिख लीजिए, या फिर आप नीचे नीचे चाहे लिखते जाएंगे। अब स्वयं का सीधा फुल फॉर्म कई कई बार पूछ लेता है, तो फुल फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा। फुल फॉर्म आपको याद करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, एक एक अक्षर का आपको फुल फॉर्म है, जिसमें एस मतलब होगा स्टडी, डब्ल्यू मतलब होगा वेब्स, वेब्स ऑफ एक्टिविटी, ये याद रखिए, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरेंट माइंड, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरेंट माइंड। समझ में आया, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरेंट ऑफ माइंड, ये स्वयं का फुल फॉर्म है, कई बार पूछ सकते हैं। दूसरा इसमें आपको पॉइंट किया है कि क्या है, ई पोर्टल, किसका, गवर्नमेंट का ई पोर्टल है, ई पोर्टल फॉर एजुकेशन, मतलब शिक्षा के लिए एक पोर्टल है जो टीवी के माध्यम से आता है। काहे से आता है, टीवी चैनल। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो 9 जुलाई 2009, सॉरी 5 जुलाई, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 9 जुलाई 2009, हाँ 9 जुलाई। इतना आपको याद रखना, बहुत ज्यादा इसमें आपको याद रखना नहीं होता है। और इसमें क्या क्या है, स्वयं में क्या याद रखना है, फुल फॉर्म हमने देख लिया, टीवी चैनल है, ई पोर्टल है, आपने टीवी में देखा होगा प्रोग्राम आते रहते हैं, 9th टू पीजी, पीजी तक के इसमें कोर्स चलाए जाते हैं और यहाँ पर पढ़ाया जाता है, ठीक है। ठीक, ये तो हुआ स्वयं के बारे में बात। फिर इसमें बात करेंगे और क्या होता है इसमें, इसको कोऑर्डिनेट करने का, थोड़ा स्वयं बड़ा है, इसको हम लोग क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ऑफ स्वयं, चतुष्टक अगर कहें, क्वाड्रेंट आप समझ रहे हैं, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो ये क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट है, जिसके माध्यम से स्वयं क्या करता है कि अपनी सेवाएं देता है। 4 प्रकार के सेवाएं में क्या होता है कि जैसे पहले क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो डेली वीडियो, वीडियो हो गया लेक्चर, ये पहला क्वाड्रेंट, ठीक है ना। दूसरे क्वाड्रेंट में हम अगर ये बात करें कि दूसरे क्वाड्रेंट स्वयं का क्या है, तो स्वयं का क्या, स्टडी मटेरियल देना, दैट मीन्स स्टडी मटेरियल। तीसरा क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो स्वयं का है असेसमेंट, और हम अगर चौथे क्वाड्रेंट की बात करें स्वयं की होता है
तो ऑनलाइन डिस्कशन, ऑनलाइन डिस्कशन, ये समझ में आया। कई बार प्रश्न आया हुआ है कि क्वाड्रेंट, स्वयं के क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं या फिर स्वयं के फंक्शन कौन कौन से हैं। तो डेली वीडियो लेक्चर देना है, ये आप सब लोग समझ रहे हैं। कौन वीडियो लेक्चर देता है? आईआईटी, आईआईएम, इनके बड़े बड़े प्रोफेसर देते हैं, ठीक है ना। स्टडी मटेरियल में क्या प्रोवाइड होता है? पीपीटी, टेक्स्ट के माध्यम से लिखा हुआ रहता है ना उसमें, उसके माध्यम से आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड। असेसमेंट, असेसमेंट के लिए क्या किया जाता है? इसमें क्विजेस आते हैं। क्विज सबसे बड़ा कारक है जिसके माध्यम से असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट कहें। चौथा, और ऑनलाइन डिस्कशन की बात करें तो ऑनलाइन डिस्कशन भी इसमें होता है। तो ये क्या हुआ? क्वाड्रेंट ऑफ स्वयं, ये कई बार हमारे एग्जामिनेशन में पूछा है। स्वयं के बारे में इतनी सारी चीजें आपको क्लियर है, ठीक है ना। स्वयं क्या है? स्वयं एक ई पोर्टल है, किसका है? गवर्नमेंट का। हाँ, इसको रन कौन करता है? तो एमएचआरडी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब हो गया है एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिसके प्रेजेंट पर मिनिस्टर कौन है? तो डीपी, मतलब श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इसके एजुकेशन मिनिस्ट्री के मंत्री हैं, ठीक है ना। तो इतनी बातें आप लोगों को पता हो गई होगी, ठीक है ना। ये हो गया आपके स्वयं के बारे में, ठीक है ना। स्वयं के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और स्वयं से ही जैसे है, क्या है? स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा भी सेम है, इसमें थोड़ा सा कुछ कुछ अंतर है, बाकी कोई बड़ा अंतर नहीं है। स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा, तो देखिए स्वयं प्रभा में क्या है? ये 34 टीवी चैनल का ग्रुप है। इसके 34 चैनल आते हैं, जिसमें क्या होता है? इसमें भी पढ़ाई उसी तरह होती है जिस तरह से हमारे स्वयं पोर्टल में होती है, उसी तरह स्वयं पोर्टल स्वयं प्रभा पोर्टल भी है, जिसमें 34 टीवी चैनल का ग्रुप होता है, जिसके क्या करते हैं? इसमें फ्री फ्री डीटीएच सेवा में आपको टीवी में ये कार्यक्रम दिखाए जाते है। इसका स्टेप मतलब ये चालू कब से हुआ? तो ये 2020 से हुआ है। डेट आपको याद नहीं रखना है, बस सन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डेट कभी आ जाए तो 19 अक्टूबर, ठीक है ना। ये आपका हुआ स्वयं प्रभा के बारे में। ये भी क्या है? प्रोग्राम केपी सरकार द्वारा चलाए जाने वाला वही प्रोग्राम है, ई पोर्टल है, जो एजुकेशन में काम करता है। और इसमें एक, हाँ, एक और फैक्ट है कि जितने भी कार्यक्रम आते हैं वो किसके माध्यम से? सैटेलाइट के माध्यम से। तो इसमें जी सेट 15 के द्वारा क्या होता है? ये कार्यक्रम सारे के सारे जितने प्रदर्शित होते हैं वो दिखाए जाते हैं। और हाँ, एक दिन में 4 आवर्स की क्लास होती है, और 4 आवर्स को 5 टाइम्स, 5 बार, 5 बार वही वही आता रहता है, बार बार। तो ये बहुत फायदेमंद है उनके लिए, लर्नर के लिए, कि वो लोग कभी भी देख सकते हैं। नहीं शाम को टाइम मिला, रात को देख लिया, रात को नहीं तो सुबह। ये हुआ आपका क्या? स्वयं पोर्टल, ठीक है। फिर उसके बाद स्वयं प्रभा हुआ। एक स्वयं पोर्टल में अगर आपके पास लाइन बची हो तो उसमें ये ऐड कर लीजिएगा कि नेशनल कोऑर्डिनेटर कितने हैं जो स्वयं प्रभा को रन करते हैं, मतलब उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर होते हैं जो स्वयं से जुड़े हैं, जिसमें 9 में हम लोग कुछ कुछ बता देते हैं। जैसे भोज हो गया, भोज ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, इग्नू हो गया, ठीक है ना। इग्नू होने के बाद फिर आईआईटी हुआ, आईआईएम बेंगलुरु हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पर एनसीईआरटी हुई। तो ये लोग क्या? नेशनल कोऑर्डिनेटर है। यूजीसी हुआ, ये कहाँ पे? स्वयं के नेशनल कोऑर्डिनेटर है, और स्वयं प्रभा के भी, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने स्वयं के बारे में जान लिया। अब तीसरा एक टॉपिक है जिसको हम लोग देखेंगे, मूक, MOOC, ठीक है ना। MOOC का फुल फॉर्म देखते हैं।
सी। ठीक है ना। मूक भी क्या है, मेनली ये भी एक पोर्टल है जो शिक्षा मतलब दिलवाता है लोगों को किस तरह, कुछ डिस्टेंस लर्निंग के लिए प्रोग्राम जो चला गया है उसको मूक कहते हैं। इसको मैसिव ओपन ऑनलाइन, ठीक है ना, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस कहते हैं, कोर्सेस। ये क्या किस लिए मेनली है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होते हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। इसमें इसमें भी क्या करवाया जाता है, वही उसी तरह जिस तरह वो टीवी में आते हैं, ये टीवी प्रोग्राम नहीं आते, इसमें आप कर सकते हैं। जैसे इग्नू हो गया, लोग देखते हैं, बहुत से हम लोग करते हैं डिग्रियां, तो ये MWC मूक ओपन ऑनलाइन कोर्स के तहत ही है, ठीक है ना। ये 2008 से मेनली चालू हुआ, 2012 में पॉपुलर होता है मूक। ठीक, ये आपको इतना समझ में आ गया। तो हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक अभी तक कवर कर लिया, उसमें हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या किया हम लोगों ने। लेवल ऑफ टीचिंग कर लिया, ब्लूम टैक्सोनॉमी कर लिया, टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर्ड, फैक्टर अफेक्टिंग द टीचिंग, और उसके बाद फिर हम लोगों ने ये देख लिया, स्वयं देख लिया, स्वयं प्रभा देख लिया, मुक्त देख लिया। इतने टॉपिक आपके यहाँ से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोग देखिए। उस टॉपिक का नाम है इवोल्यूशन, इवेल्युएशन, ठीक है ना। इवेल्युएशन हिंदी में अगर हम कहें तो मूल्यांकन। अब मूल्यांकन शब्द का मतलब ये है कि कोई, ये हो गया स्टूडेंट, ये हो गया उसका प्रोग्रेस, ये हो गया उसका रिपोर्ट। ठीक, कोई स्टूडेंट है वो क्या सीखता है, क्या नहीं सीखता है, कितना सीखा है, कैसे सीखा है, उसकी प्रोग्रेस का पता लगाना, एक उसका रिपोर्ट देना ही हमारा मूल्यांकन है। इसीलिए हम लोग देखते हैं रिपोर्ट कार्ड होते हैं, जो अंकसूची होती है उनको रिपोर्ट कार्ड बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें सारा ब्यौरा रहता है उसके डेवलपमेंट का, किसके, एक स्टूडेंट का। तो वो इवेल्युएशन, उसके बिहेवियर का, किसका किसका, उसके आउटपुट, क्या क्या पढ़ा, रिजल्ट, बिहेवियर में क्या डेवलपमेंट हुआ, ठीक है ना, उसके लॉजिक, एप्टी, सीएस, कम्युनिकेशन स्किल में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, उसको रिपोर्ट देना ही इवेल्युएशन कहलाता है। मतलब कोई भी चीज का इवेल्युएट कर, ठीक है ना। कहीं भी अगर ये हम स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से बात करें, कहीं भी इवेल्युएशन यही, कोई भी अगर प्रोजेक्ट चल रहा है उसको परीक्षण करना, लास्ट में एक रिपोर्ट बना के देना इवेल्युएशन। और इवेल्युएशन के बिना कुछ होता नहीं, क्योंकि इवेल्युएशन अगर नहीं देंगे तो पता नहीं चलता है कि किस कंडीशन में चीजें पहुंच रही। तो एक इवेल्युएशन का यार सिंपल सी मीनिंग आप समझ गए। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं एक व्यक्ति हुए कोठारी कमीशन, हम लोग बोले, इन्होंने इवेल्युएशन के प्रोस्पेक्टिव में कुछ चीजें बताई कि इवेल्युएशन क्या है। ये यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आए हैं कई बार, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इन्होंने ये कहा है कि इवेल्युएशन प्रोसेस इज कंटिन्यूअस, समझिए। इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है, मूल्यांकन की प्रोसेस है, वो सतत चलती रहती है। ये आप नहीं कह सकते हैं कि नहीं, हम एग्जामिनेशन जैसे होता है ना कि लास्ट में आप अप्रैल महीने में एग्जाम लिए और उसका रिपोर्ट दे दी, नहीं। इवोल्यूशन कंटिन्यूअस होनी चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि हमेशा एक छोटे छोटे अंतराल में बच्चे का क्या है रिपोर्ट, क्या है उसका प्रोग्रेस पता चलता है। दूसरा क्या है, इन्होंने कहा कि यह जो है, यह मतलब इवेल्युएशन, इवेल्युएशन क्या है कि इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। जो इवेल्युएशन है ना, ये एक एकीकृत या फिर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जो
क्या बोलते हैं, एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में सहायक होता है। ठीक है ना, इंटीग्रल इंटीग्रल पार्ट है ऑफ एजुकेशन जो उनके ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। तीसरा इन्होंने ये कहा कि जो एवेल्यूएशन है मतलब मूल्यांकन है, ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, मतलब स्टूडेंट का एविडेंस मतलब सच, कलेक्शन ऑफ एविडेंस ऑफ ए स्टूडेंट, ये कोठारी कमीशन ने कहा। 3 पॉइंट, मतलब किसी भी विद्यार्थी का साक्ष्य, उसने क्या किया है पूरे साल, एकत्र करना ही क्या कहलाता है, इवेल्युएशन। तो कोठारी कमीशन 3 पॉइंट आपको याद रखेंगे ना होगा, ठीक है ना, याद रख लेंगे, रख लेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग आगे आते हैं कि कोठारी कमीशन के बाद टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, कितने प्रकार के होते हैं इवेल्युएशन के प्रकार। बस हमारी क्लास थोड़ी सी बची है क्योंकि हम लोग लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं, और हम लोग फिर टाइप्स टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। अब इसमें हम टाइप्स का भी बहुत सारा वर्गीकरण करेंगे, किस बेसिस पे करना है। तो अकॉर्डिंग टू एक अप्रोच होता है, अकॉर्डिंग टू एक फंक्शन होता है, तो किस प्रकार से, और अकॉर्डिंग टू एक नेचर होता है। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन, ठीक है ना, हम लोग अकॉर्डिंग टू फंक्शन हुआ, अकॉर्डिंग टू अप्रोच, अकॉर्डिंग टू अप्रोच। अब वर्गीकरण अपने सब टाइप में, एक इस प्रकार से, एक इस प्रकार से, एक तीसरा, और आपका है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रेफरेंस। क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो हम लोग एक साथ इस टॉपिक एक ही जगह ले रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर इवेल्युएशन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये 4 तरीके से इवेल्युएशन। नंबर 1 अगर हम बात करें प्लेसमेंट, फंक्शन के हिसाब से हम देख रहे हैं, कार्य विधि के हिसाब से देख रहे हैं प्लेसमेंट। दूसरा आपका आता है फॉर्मेटिव, तीसरा आपका आता है डायग्नोस्टिक, और तीसरा चौथा समेटिव। फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, और चौथा आपका आता है समेटिव। अब मैं इन चारों को समझाऊंगा, उससे पहले मैं ये कर लेता हूँ, इनके भी हम लिख लेते हैं वर्णन। अब थोड़ा थोड़ा जगह यहाँ पर आप छोड़ते रहिए, दो दो शब्द लिखने के लिए, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू अप्रोच, अप्रोच के हिसाब से इवेल्युएशन या फिर मूल्यांकन कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है, तो ये आप लोग इजी है। फॉर्मेटिव नंबर 1, दूसरा समेटिव, ठीक ना, और चौथा है आपका नेचर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से। ये 2 तरीके से किया गया है, जिसको बोलते हैं नॉर्म्स रेफरेंस, और तीसरा बोलते हैं क्राइटेरिया। नॉर्म्स रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस, ये लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा है। इसके बाद इसमें है नहीं कुछ, इसको आप समझ लीजिए, बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कार्य विधि के हिसाब से किस तरह से इवेल्युएशन होता है। तो हम लोग देखते हैं प्लेसमेंट, मतलब बच्चे को अगर जहां जरूरत है उस हिसाब से उसको सेटल करना। अगर बच्चा ए सेक्शन बी सेक्शन पहले कभी डिवाइड होता था, तो हम लोग को माना ये जाता था कि ए सेक्शन सबसे बढ़िया, बी सेक्शन खराब। बाकी बाद में जब जाके पता चला तो ये पता चला नहीं भाई वो ऐसा नहीं है, तो बच्चे वहां पे ज्यादा होते थे इसलिए डिवाइड कर देते। लेकिन अभी भी अगर गांव के स्कूलों में बात करें तो ऐसा होता है, तो वहां पर बच्चों को समझ के अनुसार उसको एडजस्ट करना। अगर बच्चे को थोड़ा माइंड मतलब मैथ कम समझ में आती है, तो कम समझ वाले बच्चों का एक ग्रुप बना देते हैं, और वहां पर उनको साथ में बिठाते हैं, और उनको एक एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब जिस हिसाब से बच्चे को समझ है उस हिसाब से बच्चे को एडजस्ट करना, ये आपका प्लेसमेंट। जैसे आपने कॉलेजेस में देखा होगा, प्लेसमेंट होता है कंपनीज में, कि अगर जिस कंपनी के लायक कोई बच्चा है उस कंपनी में वो चला जाएगा। अगर एक
कंपनी एक कॉलेज है जहाँ पर 4-5 तरह की कंपनी आती है। मान लीजिए रिफाइनरी कंपनी है, तो अगर किसी बच्चे का रुचि उसमें है, उस एग्जाम को पास किया तो रिफाइनरी में चला जाएगा। कोई सीमेंट में जा रहा है सीमेंट में चला जाएगा, कोई मैकेनिकल वाले में तो मैकेनिकल में चला जाएगा। इस तरह से प्लेसमेंट के आधार पर इवैल्यूएशन किया जाता है। मतलब जिसमें उसकी रुचि है, जिसमें उसका ज्यादा इंटरेस्ट है, और जिस तरह को व्यक्ति है, मतलब सॉरी स्टूडेंट है, उसको समझ के उस कैटेगरी में रखना। ठीक है ना, बच्चे की समझ के अनुसार। ठीक है ना, जहाँ फिट होता है वहाँ फिट कर दो। ये ये आपको सवाल ये लिख लेना। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट को हम लोग एक जगह समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, वही है पूरा कुछ। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या मतलब होता है कि जब बच्चा पढ़ता है तो उसका असेसमेंट दैट मीन्स उसका इवैल्यूएशन हमेशा चलता रहता है, हर एक 2-3 महीने में चलता रहता है, हर रोज चलता रहता है। मतलब छोटे छोटे हिस्सों में, स्मॉल टाइम। इसमें क्या होता है, क्यूज, टेस्ट, टेस्ट चलते हैं ना आपके। सीबीएसई स्कूल में हम लोगों ने 10वीं जब पढ़ा था ना, वहां से शुरू हो गया, तब से पहली बार देखा एफए, एफए फुल फॉर्म फॉर्मेटिव असेसमेंट। यूनिट टेस्ट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें क्या होता है, बच्चे को हर एक हफ्ते में क्या होता है, उसका टेस्ट लिया जाता है और उसके प्रोग्रेस को देखा जाता है। ठीक है ना, क्यूज, टेस्ट, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, ये सब क्या होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और वहीं पर हम समेटिव की बात कर लेते हैं। समेटिव असेसमेंट में ईयरली काम होता है भाई, एक बार में। ईयरली जो एग्जामिनेशन है समेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल है। मतलब बहुत लंबे समय में, एक साल पूरा पढ़ाए, लास्ट में आपका एग्जामिनेशन ले लिए, ये समेटिव असेसमेंट है। ये आपको समझ में आ गया होगा ना, ठीक है, ईयरली एग्जाम। ठीक है, अब होता है डायग्नोस्टिक। अब डायग्नोस्टिक का ये मतलब होता है कि कोई बच्चा अगर कमजोर है, रिमीडियल क्लास लगते थे ना, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने मतलब सीबीएसई स्कूल में डायग्नोस्टिक क्लास लगते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो बच्चे कमजोर होते हैं तो उनका कारण जाना जाता है कि आखिर भाई तुमको दिक्कत कहाँ है, और उसको कारण जानते हैं और उसमें उपचार करते हैं, डायग्नोस करते हैं। मतलब कारण जानना, फिर काम करना, किस बच्चे पे कहाँ पे दिक्कत है उसका कारण जानेंगे और उसमें फिर काम करेंगे। ये डायग्नोस्टिक। किसी की मैथमेटिक्स कमजोर है उसको एक्स्ट्रा क्लास दो, किसी का इंग्लिश कमजोर है उसको एक्स्ट्रा ग्रामर पढ़ाओ, किसी का हिंदी कमजोर है तो उसमें उससे वर्तनी और उससे लिखवाओ। ये आपको डायग्नोस्टिक में आएगा। फिर होगा अकॉर्डिंग टू अप्रोच। अप्रोच के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर भी फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, इवेल्युएशन है समेटिव। ये आप समझ गएंगे। फॉर्मेटिव में फिर से यहाँ पर है छोटे छोटे हिस्सों पे टुकड़ों में यूनिट टेस्ट वगैरह लेके, और यूनिट टेस्ट वगैरह लेके क्विज और वर्बल, मौखिक, ये सब सारी चीजें लेके फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें ईयरली। लास्ट में देखा जाएगा भाई क्या पढ़े हो क्या नहीं। ठीक है ना, ये ईयरली। समेटिव, समेटिव बढ़िया होता है फॉर्मेटिव, आप कमेंट करिएगा। मेरे हिसाब से तो फॉर्मेटिव अच्छा होता है, और क्यों होता है वो फिर मैं बाद में बताऊँ, और आपको समझ में ही आएगा। बार बार उसका असेसमेंट होगा, उसका डेवलपमेंट जल्दी। फिर होता है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रेफरेंस। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रेफरेंस के हिसाब से देखें तो नॉर्म डिफरेंस और कंटिन्यूस। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम टाइम लेंगे। नॉर्म्स रेफरेंस का ये मतलब होता है, आप लोग यहाँ देखिएगा कि अगर कोई बालक है उसको किससे कंपेयर करना है, बहुत सारे बालक। मान लीजिए क्या करना है, एक म्यूजिक, एक बच्चे को चुनना है एक क्लास से कि म्यूजिक सबसे अच्छा कौन बजाता है। तो उसको क्या करेंगे, सभी बच्चों के साथ उससे म्यूजिक बजवाएंगे। एक बच्चे का क्या मतलब, सभी का बजवाएंगे। ठीक, और जिसका उसमें फिर टॉप 10 चुनेंगे, टॉप 10 में से फिर एक निकल के आएगा। ये हो गया आपका नॉर्म्स रेफरेंस। इसमें क्या है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि कितना तेज बजाता है, कितना अच्छा गाता है, क्या गाता है। सभी बच्चों का आपस में कंपटीशन होगा, एक बच्चा निकल के आएगा। इसको हम नॉर्म्स रेफरेंस कहते हैं। और दूसरा म्यूजिक, ये एग्जांपल आप याद रखें, म्यूजिक, ठीक है ना, म्यूजिक में से एक निकल के आएगा बच्चा। फिर आता है
क्राइटेरिया रेफरेंस। क्राइटेरिया रेफरेंस में ये क्या होता है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है। 1 2 4। अब स्टैंडर्ड में ये सेट कर दिया जाता है कि क्लास के जितने भी मान लीजिए बच्चे हैं, उसमें जो भी बच्चा 50 किलो से मान लीजिए ज्यादा है, वही कुश्ती लड़ेगा। 50 केजी से जो ज्यादा है वो कुश्ती लड़ेगा। जो 50% से मान लीजिए ज्यादा है, वही नेट एग्जाम दे पाएगा, सेट एग्जाम दे पाएगा। ये यहाँ पर क्या है, क्राइटेरिया बना दिया। यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं बना, नॉर्म्स बेसिस पे सब लोग में कंपटीशन रहेगा, ठीक है ना, और सभी को परस्पर एक दूसरे के साथ कंपटीशन रहेगा, जो आगे निकले वो चला जाए। तो मुझे लगता है कि इवेल्युएशन में कोई ज्यादा विशेष दिक्कत होगी नहीं। हमने तीनों बेसिस पे किया, बहुत आसानी से समझने की कोशिश किया और समझ भी गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इवेल्युएशन के बाद इस पूरे टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला था। लगभग ये हमारे 1 घंटे की क्लास हो चुकी है और हमने जो वादा किया था 1 घंटे में आपको एक पूरी यूनिट देंगे और हमने पूरा कवर किया है और ये कंप्लीट हो। अब आप इस क्लास को आराम से देखिएगा, एक बार देखिएगा, 2 बार देखेंगे, समझ में आएगा। उसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा, 4 पेज मुश्किल से नोट्स बनेंगे। ऐसे ही हम लोग पूरी की पूरी 6 यूनिट पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होगा। और मैं ये बताता हूँ, इसमें आपके 35 से 40 नंबर आने वाले। तो ठीक है, धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले यूनिट में अगले अंदाज के साथ। जो भी समस्याएं हो, जो भी आपको लगता हो कुछ टॉपिक नहीं कवर है कि क्या है, आपको जो भी क्वेरी करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद, पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों को भी मतलब कह सकते हैं कि इस तरह से रिवीजन किया जा सकता है। ठीक है, तो धन्यवाद।